इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने पहला टॉपिक स्टडी कर लिया था वर्नर्स थ्योरी, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी जो कि दी गई थी 1893 में। उसके बाद थ्योरी दी गई 1931 में पॉलिंग ने थ्योरी दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी पॉलिंग के थ्रू, और ये दी गई थी 1931 में। क्लियर, 1931 में पॉलिंग ने दी पॉलिंग। तो ये स्टडी कर रहे हैं, पॉलिंग ने थ्योरी दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं गिवन बाय पॉलिंग इन 1931। तो इसमें जो है जो एजम्पशंस थी इसने माना था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला, इसको क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, अभी बस नोट कर लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फीचर्स क्या है इसके। क्लियर, तो फीचर्स क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये पहला पॉइंट है इसका। इसने, और दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज्यूम किया था कि सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, डेटिव बॉन्ड होगा। नेक्स्ट इसका है सीएमए जो है, सीएमए विल प्रोवाइड, सेकेंड पॉइंट, CMA will provide vacant orbitals according to coordination number. Vacant orbitals according to coordination number. Clear? कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग वो वेकेंट ऑर्बिटल्स जैसे n-1d या ns या np उसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने वो प्रोवाइड कर देगा। क्या? वेकेंट ऑर्बिटल्स। क्लियर, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और ये वेकेंट ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडेशन करेंगे, ये वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड के साथ। दीज बिल्कुल सीक्वेंस में है, पहले सीएमए ने वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए, अब ये वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन करेंगे। दीज वेकेंट ऑर्बिटल्स ये वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन करेंगे, अंडरगो hybridization and will form dative bonds with ligands या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, एक ही बात है, विद लिगेंड्स। तो ये पॉइंट है इसके अंदर, दिस विल फॉर्म डेटिव बॉन्ड्स विद लिगेंड्स। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, जो हाइब्रिडेशन है वो डिपेंड करेगी, हाइब्रिडेशन जो है वो क्या कहते हैं sp3 या dsp2 है, वो किस पर डिपेंड करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर पे और नेचर ऑफ लिगेंड्स पे। हाइब्रिडेशन will depend upon coordination number and nature of ligands. Will depend upon coordination number and nature of ligands. ये सब जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा, सिर्फ ये पॉइंट सुन लेंगे, ये बाद में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हाइब्रिडेशन जो वो डिपेंड करेगी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन देखेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। एंड नेचर ऑफ लिगेंड्स डिपेंड करेगी। तो ध्यान देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसी के अंदर, जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्लियर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडेशन शेप,
ये हमने बहुत डिटेल में वेस्पर थ्योरी में किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सेस का है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड के लेवल का, IIT मेंस या नीट के लेवल का। डिटेल में हम एडवांस लेक्चर में करेंगे इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, SP। शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। शेप हो जाएगी लीनियर। जैसे एग्जांपल AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, एग्जांपल होता है इसका AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है सपोज, बस ये देखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हमने सीखा हुआ है। अगर 3 है तो sp2 हाइब्रिडेशन, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, क्लियर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप, क्लियर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप जैसे BF3 वाली शेप होती थी, क्लियर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, 4 के केस में sp3 भी आंसर हो सकता है। तो शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। जैसे NiCl4 2 नेगेटिव। और 4 के केस में ही ध्यान देना, दोनों इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में यही आना, 4 या 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो DsP2 भी हो सकता है। DsP2, D कौन सा वाला है, dx2y2। DsP2 और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही 6 वाले केसेस है, यही 2 यूज होने हैं 6 वाली। 4 में एक केस और है D3S का, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसको एडवांस लेक्चर्स में थोड़ा डिस्कस करूंगा। जे एडवांस में पूछ सकते हैं उसको। 6 में अगर आ जाता है तो sp3d2। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, sp3d2 शेप आएगी ऑक्टाहेड्रल। D यहाँ पे dx2y2 और dz2 है। 6 में ही D2sp3 भी होता है। 6 में D2sp3 होता है। शेप इसमें भी क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। शेप इसमें भी क्या, ऐसी 5 में भी होता है। 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या एक शेप और होती है स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, वो हम बाद में देखेंगे उसको एडवांस लेक्चर्स में। बस ये ध्यान रखना, ये 2 केसेस नहीं भूलने बिल्कुल ही। 4 पे इसको याद रख लेंगे अभी। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3 या DsP2 होगा, sp3 या DsP2। और D अंदर का यूज हो रहा है, D इनर वाला यूज हो रहा है, तो इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है इससे। अब जैसे ये 2 स्पेशल केसेस, अगर मैं बोलता हूँ 6 वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 वाले केस में ये कोऑर्डिनेशन, दिस इज CN, क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 0-6, तो sp3d2 और एक है D2sp3। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ध्यान देंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें आउटर D ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। पहले वाले केस में इसमें क्या यूज हो रहा है, आउटर D ऑर्बिटल्स है। जैसे अगर इधर 4D है, यहाँ पे D2 जो लिखा ना मैंने, सपोज इट इज 4D, तो इसका होगा 3D। ऊपर अगर 5D है, नीचे 4D होगा। ऊपर अगर 6D है तो नीचे क्या होगा, 5D। तो इस तरह से इसमें आउटर D ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, क्लियर। आउटर D ऑर्बिटल्स, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें अंदर वाले D ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये होगा ऊपर होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हाइपोलिगेटेड। और इनर वाले को हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, दोनों नाम यूज करते हैं। हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर, हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स और हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरली वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जनरली दे आर, पक्का नहीं है कि हमेशा ट्रू नहीं है कि हाई स्पिन ही होंगे। जनरली दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन ये तो होंगे जनरली। और ये जो इनर वाले होंगे, इनर वाले में बैक पेयरिंग हो जाती है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। लो स्पिन, ये जो बातें बताइए ध्यान रखना, ये मैं बहुत यूज करूंगा इसको, और पूछते भी ऑब्जेक्टिव्स में। जनरली क्या होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हमेशा नहीं होंगे, जनरली दे विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये ऐसा होगा, तो ये टर्म्स यूज करेंगे। इनर के लिए हाइपर, आउटर के लिए हाइपो, ये याद रखना है, ये यूज करेंगे अब इसको, ये ज़्यादा यूज होगा। D2 बाहर है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2 अंदर है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जैसे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि लोन पेयर जैसे हम कंसिडर करते थे वेस्पर थ्योरी के अंदर, लोन पेयर जैसे हम कंसिडर करते थे किसमें, लोन पेयर कंसिडर करते थे हम वेस्पर थ्योरी में। इसमें लोन पेयर कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि लोन पेयर होते ही नहीं है। लोन पेयर अगर होते भी, अगर चेक भी करेंगे तो अंदर होते हैं, और अंदर होने का मतलब है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है या स्टीरियोकेमिकली इनर्ट है।
सीरो केमिकली इनएक्टिव हैं या सीरो केमिकली इनर्ट है। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये लाइन ध्यान रखनी है, ये 5th पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम इसमें, जो हमने 4 पॉइंट लिखे थे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ, ये मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और लोन पेयर इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि लोन पेयर जो है, लोन पेयर इज इन n-1d। लोन पेयर होता भी है तो किसमें होता है, n-1d में होता है, और ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, न्यूक्लियस के पास है, तो इसलिए स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव या इनर्ट होगा। तो लोन पेयर को देखना ही नहीं है इसके अंदर, तो ये इसका यूज ही नहीं कोई। और इसमें एक और लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के अकॉर्डिंग ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये ऐसा, हाँ, क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा ये। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स होंगे, इनको स्ट्रॉन्ग मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। और ऑक्सीजन और हेलोजेंस, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, ये भी ऑक्सीजन के साथ सल्फर वाला भी मान सकते हैं, ऑक्सीजन है तो सल्फर भी मान सकते हैं, और सल्फर एक ही बात है, सल्फर डोनर्स। या यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के फॉस्फोरस भी लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग में काउंट होंगे। ये किस में काउंट होंगे, स्ट्रॉन्ग में। तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, ये याद रखना, ये मैं बहुत यूज करूंगा। कार्बन नाइट्रोजन डोनर्स जो होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, ऑक्सीजन हेलोजन जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। ये आगे जाकर ये इसमें वीबीटी ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में और वीक फील्ड लिगेंड्स में, ये बस एजम्पशन है एक। तो ये आगे जाके प्रूव होगा जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे सीएफटी के अंदर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसने डिफरेंशिएट किया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में और वीक लिगेंड्स के बीच में, क्लियर, उसने डिफरेंशिएट किया था। अब ये ध्यान रखना इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, और वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो वीक बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ, सही ना। तो ये ध्यान रखना है, सही ना। वीक फील्ड लिगेंड्स वीक बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने चाहेगा सेंट्रल एटम के साथ, इसलिए वो सेंट्रल एटम के पास जाएगा। तो क्या करेगा, पास जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को बैक पेयर करवा देगा, उसको और अंदर पुश करेगा और उनको बैक पेयर करा देगा। तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो ये क्या करेंगे, बैक पेयरिंग करेंगे। दे विल मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, क्लियर, दे विल मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्गर। अभी ये लाइन सारी समझ आएंगी आगे जाके जब हम करेंगे क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना बस सिर्फ। स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड्स जो हैं ये न्यूक्लियस, ये क्या जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इसलिए बैक पेयरिंग करेंगे, और बैक पेयरिंग करेंगे, न्यूक्लियस के पास जाएंगे, बैक पेयरिंग करेंगे, ध्यान रखना, न्यूक्लियस के पास जाएंगे, बैक पेयरिंग करेंगे, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएंगे, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगी। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को म्यूचुअल नोट करते हैं, दिस विल डिक्रीज, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सच कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, इनर और हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस, इनको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर गई है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहेंगे इनको, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर गई है, सो आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम, ये सेम रहेंगे, तो इसमें ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। सो दे विल बी कॉल्ड एज, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस थे, ये हाई स्पिन ही रहेंगे, हाई स्पिन, सो दे विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, बस सारी थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्जाम्पल करने में ईजी रहे। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं ये भूलना नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो बैक पेयरिंग दे विल
create back pairing. They will allow back pairing of the central metal ion electrons. Back pairing takes place. Back pairing. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होंगे? कार्बन और ऑक्सीजन डोनर्स. तो ये बैक पेयरिंग करेंगे. इसमें कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो नो बैक पेयरिंग. ये लाइन याद रखनी है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की. वीक फील्ड लिगेंड में कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी. अब एग्जांपल्स करेंगे इसकी. एग्जांपल्स करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा. कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले प्रिडिक्शन करना है. मैं 4 और 6 वाले केसेस लूंगा. अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, दोबारा मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, अभी मैं पीछे लिखा है 6 है तो आंसर आएगा sp32. ये देखते ही पता लगाना है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, sp32 या d2sp3. दोनों केस में शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. दोनों केस में शेप होगी ऑक्टाहेड्रल. ये जरूर रखना. कोई भी क्वेश्चन आता है पहले ये देखना है. ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला केस, 4 अगर है तो या तो sp3 होगा. sp3 यानी टेट्राहेड्रल. sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल आ जाएगा. और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर. dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर. sp2 तो टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर. ये भूलना नहीं बिल्कुल भी. dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर और sp3 तो टेट्राहेड्रल. d2sp3 में dx2y2z2 होता है. dx2y2 dz2 होता है. dx2y2 dz2 होता है इसके अंदर. d2sp इसमें भी यही होता है सेम. इसमें होगा हमारा dx2y2. इसमें dx2y2. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. अब स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल से. सपोज हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे से. ध्यान देना इंपॉर्टेंट है बहुत. फर्स्ट एग्जाम्पल से मैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. हर जगह यहीं से इसी से स्टार्ट करते हैं. K4FeCN6. K4FeCN6 सपोज ये एग्जाम्पल है. K4FeCN6. तो इसमें सबसे पहला काम, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन. देखते ही कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे पहले. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सीक्वेंस में नोट करना है ताकि गलत ना हो क्वेश्चन कोई. पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 दिख रहा है यहाँ पे. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. इसका मतलब आंसर ये होगा या ये होगा. आंसर ये होगा, ये होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर CN, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है. ध्यान रखना चीज का. CN हेयर इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, सही ना. ये ध्यान रखना इसके अंदर. इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. CN लिगेंड नहीं है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. तो आंसर या तो क्या होगा sp3d2 या फिर d2sp3. sp3d2 या d2sp3. ये ध्यान रखना. पहले ये देखते ही पता लगा लेंगे. तो आंसर इन दोनों में से एक आ रहा है. शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. अब लीगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग की वीक? लीगेंड स्ट्रॉन्ग है. लीगेंड स्ट्रॉन्ग. CN तो स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन डोनर है इसके अंदर. और वैसे भी ध्यान रखना है इसके अंदर मैक्सिमम केसेस में हेलोजेंस और वाटर को वीक मानेंगे, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मानना. अगर शॉर्टकट में चाहिए आंसर तो इसमें निकल जाएंगे मैक्सिमम आंसर्स. हेलोजेंस को और वाटर को वीक मानना है, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मानो. यही क्वेश्चन आते हैं. इससे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं बोर्ड लेवल तक के. तो ध्यान रखें K4FeCN6. ये बिल्कुल मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस निकल जाएं. कंसेप्ट मैं अपने एडवांस लेक्चर्स में दूंगा ज़्यादा और ढंग से तरीके से. जितना बता रहा हूँ इसको लेकिन जरूर करना है. जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया इसका. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ गया. K4FeCN6. अब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 4+X, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा सेंट्रल मेटल आयन. 4+X माइनस साइनाइड आयन पे चार्ज 6. तो X आ गया +2. X कितना आ गया? +2. तो X +2 आ गया तो आयरन की स्टेट आ गई +2. आयरन की स्टेट +2 आ गई. आयरन +2 का मतलब क्या होगा? कन्फिग्रेशन क्या होगी? कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसकी. अब आर्गन 3d6. आर्गन 3d6. पहले क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट सीक्वेंस में नोट करते रहेंगे. पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सीक्वेंस में नोट करना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी किस तरह से मैं बता रहा हूँ. पहले क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट. थर्ड क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी. अब Fe2+ इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? ये आर्गन 3d6 है. 3d 4s 4p ऐसे होगा. 3d 1 2 3 4. 3d आ गए. ये क्या आ गया? 3d. ये ऐसे ऊपर लिख देना है. आयरन 2+ 3d. 3d के बाद यहाँ क्या आएगा? 4s. फिर क्या आएगा? 4p. और मेरे को आगे जरूरत होगी अगर 4p की तो मैं 4p भी यूज करूँगा. 3d 4s 4p. ये पूरा तरीका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. बोर्ड में अगर आता है तो पूरा इस तरह से करके दिखाना पड़ेगा. आयरन 2+ इन ग्राउंड स्टेट. तो 3d आया. 3d आ गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना हमेशा, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी भी आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कभी भी आ गया, हमें पता है इसके अंदर हाइब्रिडेशन D2sp3 या sp3d2 आनी है. बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पे. sp3d2 या D2sp3 आनी है. इसलिए 2D को अलग कर देना. 2D जो है अलग कर देना बिल्कुल. ये
ये ध्यान रखना इस चीज़ का। ये ग्राउंड स्टेट में देखें तो ऐसे फीलिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से फीलिंग होनी चाहिए। तो Fe2 प्लस ग्राउंड स्टेट में ये है, ग्राउंड स्टेट में ये है। अब Fe2 प्लस एक्साइटेड स्टेट में, यानी आफ्टर बैक पेयरिंग, आफ्टर बैक पेयरिंग, नाउ Fe2 प्लस आफ्टर एक्साइटेड स्टेट नहीं, बैक पेयरिंग के बाद Fe2 प्लस आफ्टर बैक पेयरिंग। बैक पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, ध्यान देंगे, बैक पेयरिंग होने के बाद ध्यान देंगे बैक पेयरिंग कैसे होगी। बैक पेयरिंग ध्यान रखना, जो मैंने ये लाइन मार्क की है, ये एक तरह से ना आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, ये ना लोअर एनर्जी लेवल होता है, ये अपर एनर्जी लेवल है दोनों। तो पहले लोअर एनर्जी, सारा रूल फॉलो होगा, हंट्स रूल, पॉलिस रूल हमेशा फॉलो होते हैं ये। तो यहाँ पे पहले बैक पेयरिंग होगी, मीन्स अब ये बैक पेयर होंगे। इसका फिगरिंग में मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने क्यों लाइन मार्क की है। ये T2G लेवल होता है, ये पहले तीन क्या होते हैं, T2G लेवल, और ये आगे वाले दो क्या होते हैं, EG लेवल, T2G लेवल, EG लेवल। अभी Fe2 प्लस आफ्टर बैक पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फर्स्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन पीछे, यानी अब इसको सीधा फिल करेंगे 1 2 3 4 5, ये आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन थे, Fe2 प्लस आर्गन 3D 6 था, सॉरी पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे। आयरन 2 प्लस 3D 6 था, तो 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन ये आर्गन 3D 6 था। अब बैक पेयरिंग होने के बाद, बैक पेयरिंग होने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इस तरीके से ये बैक पेयरिंग हो गई। तो बैक पेयरिंग मतलब सिंपली विदाउट एनी रूल फॉलो किया हमने, 1 2 3 4 5 6, और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने बीच में मार्क किया हुआ है यहाँ तक, इसमें ही बैक पेयरिंग होती है सिर्फ। तो ये बैक पेयरिंग के बाद ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान देना, ये बैक पेयरिंग हो गई, यानी बैक पेयर डायरेक्ट हमने कोई रूल फॉलो नहीं किया, डायरेक्टली बैक पेयर कर दिया। और एक्चुअल में रूल फॉलो होता है, क्योंकि ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, मैंने बताया ना यहाँ पे ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो इस तरह से बैक पेयरिंग कर दी। बैक पेयरिंग करने के बाद अब हम लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देंगे, ये बनेंगे 4s 4p। अब लिगेंड्स जो हैं इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ 4s है, ये 4p, ये हाइब्रिडाइज करेंगे। कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, 2d के कौन से d वाले हैं, इनर d, कौन से d हैं, इनर d वाले हाइब्रिडाइज करेंगे। ये 3d 4s 4p, 3d वाले दो ऑर्बिटल्स, ये वाले दो और ये तीनों, ये हाइब्रिडाइज करेंगे। D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी इनकी, D2sp3 हाइब्रिडेशन। और लीगेंड यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे, लीगेंड कितने हैं, 6, ये 6 लीगेंड यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे एक CN आ गया, यहाँ एक CN, ये दूसरा CN, ये तीसरा CN 4s वाले में, फिर 4p में 3, एक्चुअल में 4s 4p नहीं है, ये क्या है, ये अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CN देगा एक, दूसरा CN यहाँ देगा, तीसरा CN यहाँ देगा, चौथा यहाँ देगा, पांचवा यहाँ देगा, छठा यहाँ देगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, यहाँ से 6 CN इलेक्ट्रॉन देंगे इधर, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी D2sp3 हाइब्रिडेशन। ये इस तरह से D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी इसकी। तो ध्यान देना, इसमें बैक पेयरिंग क्यों हुई है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पहले 3D में इलेक्ट्रॉन्स की सिंपली फिलिंग कर दी ग्राउंड स्टेट में। एक्चुअल में हमें कब क्या देखना होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि बैक है, वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग करेंगे। बैक पेयरिंग करेंगे मीन्स डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया। तो अब उसके बाद लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे। लिगेंड कौन कौन से देंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 लिगेंड ये वाले CN, ये इलेक्ट्रॉन देंगे। CN एक जगह इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरी जगह CN देगा, तीसरी जगह CN देगा, चौथी जगह CN देगा, पांचवी जगह, छठी जगह। ये एक्चुअल में 3D 4s 4p नहीं है, ये क्या है, D2sp3। ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स, ये वाले 6 के 6 ऑर्बिटल्स, ये 6 ऑर्बिटल्स जो हैं, ये 6 के 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो चुके हैं और क्या बन चुके हैं, D2sp3। अब इस D2sp3 के वेकेंट ऑर्बिटल्स में CN इलेक्ट्रॉन देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये हाइब्रिडेशन आ गई D2sp3। क्लियर, दिस इज द हाइब्रिडेशन ऑफ K4Fe आयरन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे। और मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी, हालांकि मैग्नेटिक मूवमेंट ये इसकी लिमिटेशन थी VBT की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी कि इसने मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कंपाउंड, तो हर कोई कहेगा आयरन 2+ आ गया। क्लियर, आयरन 2+ आ गया, 3D6 आ गया, तो 4 अनपेयर्ड होंगे। 3D6 मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अंडर रूट में 4 × 4+2। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, अंडर रूट 4 × 4+2, तो अंडर रूट 24 BM जो है आंसर गलत है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि साइनाइड आयन जो है बैक पेयरिंग कर देगा, साइनाइड आयन बैक पेयरिंग करेगा। बैक पेयरिंग करेगा यानी
ये सेंट्रल एटम के पास जाएगा, सेंट्रल एटम के पास जितना जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फोर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेशराइज होंगे टू गेट बैक पेयर्ड, ये बैक पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स बैक पेयर होंगे, और बैक पेयर होने के बाद अब इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो म्यू उसका 0 आएगा। अंडर रूट में n इंटू n+2 फॉर्मूला होता है म्यू का, ये 0 क्यों आया, क्योंकि नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, bm भी आएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0। क्लियर, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी इसमें, 0 होगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल था जो डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब इसी को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि इसको करने में कोई दिक्कत ना आए। मैं इसी को ना डिस्कस कर रहा हूँ एक बार CFT से, क्रिस्टल, ये हम पढ़ नहीं रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ये मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। किसी भी बुक में डायरेक्ट दोनों का क्वेश्चन एक साथ नहीं दिया होगा, लेकिन और क्लियर करने के लिए मैं इसको करवा रहा हूँ। मैं CFT को बहुत डिटेल में लूँगा बाद में, लेकिन अभी सिंपल इसको क्वेश्चन को कराने के लिए जैसे ही आयरन 2+ था, एक बार अगर समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उसी से करना है, CFT से करवा रहा हूँ क्वेश्चन को। जैसे ही आयरन 2+ के पास Cn नेगेटिव आता है तो इसके जो d ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रहते, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं 2 में। ये इस तरीके से ये स्प्लिट अप हो जाते हैं 2 में, ऊपर और नीचे। मैंने बोला था ना 3 की एनर्जी कम और 2 की एनर्जी ज़्यादा। अगर ये करना आ जाएगा अभी तो बहुत इजी लगेगा बाद में करना। तो अब ये ऐसे स्प्लिट अप हो गए, इसको बोलते हैं T2G लेवल, जो नीचे वाला लेवल है T2G लेवल, और ऊपर वाले लेवल को बोलते हैं EG लेवल, हायर एनर्जी लेवल को EG लेवल, ये T2G लेवल। डिटेल अभी मैं नहीं दे रहा यहाँ पे। और ये यहाँ पे होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा O किस लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, अब भर सकते हैं इसमें। लीगेंड स्ट्रॉन्ग था, अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान देंगे, अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, डेल्टा O अगर ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो डेल्टा O ज़्यादा है ना, तो बैक पेयरिंग होगी। वैसे भी मैंने बता दिया बैक पेयरिंग तो इसमें होनी है, बैक पेयरिंग विल टेक प्लेस। ये डायग्राम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल फॉर ऑक्टाहेड्रल, ये नहीं भूलना बिल्कुल, ऑक्टाहेड्रल के लिए सिर्फ ये विल टेक प्लेस। अब बैक पेयरिंग होगी ना, तो अब बैक पेयरिंग क्यों हुई थी वो उसका रीजन दिया यहाँ पे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3d6 था ना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं भरे जाएंगे। अब ऐसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होंगे, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल। डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब लीगेंड स्ट्रॉन्ग तो ये वैल्यू ज़्यादा, लीगेंड स्ट्रॉन्ग यानी मेटल लीगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो ये डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा। अब इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 1 2 3। अब डेल्टा O की वैल्यू तो ज़्यादा है, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लीगेंड स्ट्रॉन्ग है। K4 एफिशिएंट 6 था ना, K4 एफिशिएंट 6 था, तो लीगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए नीचे वाले ऑर्बिटल्स ही भरे जाएंगे। अगर लीगेंड वीक होता तो मैं 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजता, तो मैं 4th इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजता। अभी कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेंगे, तो 4th इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा। अभी 4th इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों आया, ये क्लियर होगी बात कि नहीं है, क्योंकि अगर ये क्या है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऊपर भेजने के लिए एनर्जी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इसलिए 4th इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा। 5th भी नीचे रहेगा, 6th भी नीचे रहेगा, 5th भी नीचे और 6th भी नीचे। इसीलिए अब ये 2D खाली रह गए, 2D, ये 3D वाले ही 2D हैं, और जो इसको हम इजी बोल रहे हैं 3D 4H 4P। अब समझ आया कि नहीं ये, तो ये D2 यहाँ पे साइनाइड इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने साइनाइड थे, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर, D2sp3 हाइब्रिडेशन इस तरीके से आती है। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको, D2sp3 ये D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी और ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरह से बन जाएगी, ध्यान देंगे। K4 एफिशिएंट 6 है ना, ये ऑक्टाहेड्रल शेप भी पूछते हैं। ये मैंने बहुत बेटर तरीके से क्वेश्चन बता दिया। मैग्नेटिक मूवमेंट ये दोनों से निकाल दिया आंसर, हिंट दिया सिर्फ दोनों से निकालने का। एफिशिएंट CN 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 CN, ये शेप बन गई, और K4 बाहर लगा देंगे, आयनिक बॉन्ड होगा ना उनके बीच में, तो ये K4 एफिशिएंट 6 की शेप है एंड ऑक्टाहेड्रल शेप। यही क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ K4 एफिशिएंट 6। K4 एफिशिएंट 6 की सारी डिटेल डिस्कस करनी है, तो इस तरह से पूरा डिस्कस करना है। T2G ऑक्टाहेड्रल होगा तो T2G नीचे, 3 ऑर्बिटल नीचे, D के 5 में से 3 नीचे और 2 ऊपर, 5 नीचे और 3 नीचे और 2 ऊपर। इस तरह से पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होंगे। अगर डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है तो पहले सिर्फ लोअर वाले फिल होंगे। अगर डेल्टा O की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन 3 के बाद 1 2 3, फिर ऊपर के इलेक्ट्रॉन। आगे हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा।
यहाँ तक करके रखना, अभी आगे और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। ओके, थैंक्स।